हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स ऑफ हाउ। दोस्तों, ये मेरी इस चैनल पे सबसे पहली वीडियो है और आप जो से वो पहले व्यूवर्स हो इस चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल का पर्पस कुछ ऐसे कंसेप्ट जिन्हें बच्चे जो से वो इजीली ग्रैब नहीं कर पाते और जिन्हें वो मुश्किल समझते हैं, उनको जो से वो यहाँ पे बताने की एक छोटी सी एफर्ट की जाएगी। इस पूरे चैनल पे जो डिस्टिंक्शन है दूसरे चैनल से वो ये है कि मैथ और फिज़िक्स में एक रिलेशन डेवलप किया जाएगा कि हाउ मैथ एक्सप्लेन द फिज़िक्स और हाउ फिज़िक्स एक्सप्लेन द और इंटरप्रेट द मैथ। तो इस चैनल पे अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी कि जो चीज़ आपको पता है तो आप जो से वो लोगों को बताओ, ताकि अगर कोई जो से वो इस फील्ड में आए और यहाँ पे जो से वो इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करे तो वो जो अगला कदम रखे तो वो उससे आगे रखे जो आपने रखा हुआ है, ना कि वो उसी चीज़ पे एफर्ट करता रहे कि जिस पे आपने एफर्ट की और आपने वो अपने तक ही महदूद कर ली। तो ये जो से ऐसे सोसाइटी जो से वो कभी भी जो से वो तरक्की नहीं कर पाती। तो दोस्तों, जो मैंने आज अपनी पहली वीडियो के लिए जो टॉपिक चूज़ किया वो है आइंस्टाइन की थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइम डायलेशन। ये टॉपिक चूज़ करने का पर्पस ये है कि ये वो टॉपिक उन टॉपिक में से एक है कि जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं और टीचर्स को भी पढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो इस टॉपिक को चूज़ करने का एक पर्पस एक ये भी है कि ताकि चूँकि पहली वीडियो है और मेरी प्रोफिशिएंसी इन फिज़िक्स जो है वो उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो रह ना जाए कोई। तो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी और आइंस्टाइन की दो थ्योरीज हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले चंद एक चीज़ें तुम लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर एक, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक्सेलरेशन कहा जाता है चेंज इन वेलोसिटी को। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसमें एक्सेलरेशन है, अगर नहीं होगा तो नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी रुकी है, लेट्स सपोज गाड़ी है, रुकी है मतलब वेलोसिटी ज़ीरो। अब इसकी वेलोसिटी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं है, मतलब रुकी हुई है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और एक दूसरा केस है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मूव तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव कर रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ ही जा रही है, इसकी वेलोसिटी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं, तो इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, वो मान के चलो 2 मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन है तो हर सेकंड उस बॉडी की वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेट्स सपोज अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो और वो एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्केयर के साथ, तो हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ करेगी। अगले एक सेकंड में 12, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में 14 मीटर पर सेकंड होगी। और अगर -2 मीटर पर सेकंड है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में चेंज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग टर्म्स में, मतलब 10 से हो जाएगी 8। तो एक्सेलरेशन से यहाँ पे तुम लोग समझ लो। अच्छा, न्यूटन की जो लॉज हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि जो से स्पेशल थ्योरी को समझने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अब देखना है यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया अपनी कहानी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मतलब अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी, यहाँ तक कि उसे कुछ छेड़ने वाली कोई फोर्स ना हो, अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी। अच्छा, इन दोनों का क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ऊपर मतलब अगर कोई रुकी है तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो मतलब किसी बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन नहीं होगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगी। तो ये भी मैं कह सकता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ तभी होगी जब उस पर नेट फोर्स एक्ट करेगी। तो इंतहाई सिंपल। और कितनी एक्सेलरेशन होगी, कितनी चेंज इन वेलोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स की। जितनी ज़्यादा नेट फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। अच्छा, मैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंप्लीट करूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथ की एक्सेलरेशन मैथ जिसका ज़्यादा एक्सेलरेशन कम। फिर इक्वालिटी और कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। इन केस ऑफ ऐसे यूनिट्स के की वैल्यू होती है 1 तो एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स अपॉन मैथ।
तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट, अपनी कहानी का मेन मरकज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, सबसे पहले समझ लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं लोकेशन वेयर यू ऑब्जर्व द थिंग्स, वो जगह जहाँ पे तुम लोग चीज़ों को देख रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन गाड़ी में, ऑब्जर्वर गाड़ी में है और वो यहाँ से चीज़ों को देख रहा है तो ये गाड़ी उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अगर कोई कमरे में है और कमरे से चीज़ों को देख रहा है तो वो कमरा उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लोकेशन वेयर यू ऑब्जर्व द थिंग्स। और अगर कोई अर्थ पे है और वो बाहर जो से वो कॉस्मिक वर्ल्ड को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, मून, तो ये सारी चीज़ें, तो जो अर्थ है वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वहाँ से तो वो जगह जहाँ से तुम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं पीछे तुम लोगों को रिमाइंड करवाऊँ तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता था। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि एक्सेलरेशन बॉडी का ज़ीरो होगा जब नेट फोर्स उस पर ज़ीरो लगेगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो की बात करता है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद है यहाँ तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, इन्हीं के साथ डील कर रहा होगा। फिर नॉन इनर्शियल, तो ये तुम लोग समझ गए हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, उल्टा एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ अब आते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी। सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये डील करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। नाम देखो, स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो सी वो वैलिड है। स्पेसिफिक क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, सिर्फ ये स्पेसिफिकली उनके लिए वैलिड है। अगर कोई एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके लिए वैलिड नहीं। ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने ये प्रपोज की 1905 में। फिर उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल, ये सबके लिए वैलिड है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये 1915 में प्रपोज की और ये वैलिड है ऑल इनर्शियल प्लस नॉन इनर्शियल, दोनों के लिए वैलिड है। ये मोर जेनेरिक है और मोर कॉम्प्रिहेंसिव भी। गाइस मैं थोड़ी देर का पॉज ले रहा हूँ, नाउ कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्पेसिफिकली वैलिड है, जबकि जनरल सबके लिए वैलिड है। एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग, ग्रेविटेशनल को भी इसमें इंक्लूड किया गया। नाउ अब डिस्कस करते हैं अपने शाहकार को, टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली जैसे वो यूनिवर्स का टाइम कांस्टेंट नहीं है, मतलब कहीं एक जगह पे टाइम स्लो है तो किसी दूसरी जगह पे टाइम फास्ट है। तो जो दो प्रपोज थ्योरी है टाइम जो से वो डायलेट होता है दो वजह से। जो टाइम में डायलेशन आती है, इसमें जो उतार चढ़ाव आता है वो दो वजह से आता है। एक है टाइम डायलेशन होती है ड्यू टू वेलोसिटी और दूसरा टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सबसे पहले टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको जिनसे वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जनरल थ्योरी में ज़्यादा जो से एक्सप्लेन हुआ एक्सप्लिसिटली, इसे जो से वो देखते हैं। टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइंस्टाइन कहते हैं वेयर द ग्रेविटी इज हाई टाइम विल बी स्लो देयर। मतलब अगर मैं रिलेशन थोड़ा सा डेवलप करूँ सिर्फ समझाने के लिए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्लो गुजरेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कुछ स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लोग यहाँ पे रख देता हूँ, एक लोग यहाँ पे रख देता हूँ, दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। मैं जो है वो बटन को क्लिक करता हूँ, ये दोनों स्टॉप वॉचेस जो से वो स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, मैं एक साल का पीरियड लेता हूँ फॉर 7 ईयर्स और मैं देखता हूँ कि क्या जो है वो फ़र्क क्या आता है। अब ये वाली जो क्लॉक है ये ग्रेविटी के ज़्यादा करीब है, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है
और ये वाली जो क्लॉक है यहाँ पे ग्रेविटी रिलेटिवली कम लग रही है, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये अर्थ के ज़्यादा करीब है। अब यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा तो टाइम विल बी स्लो देर, यहाँ पे टाइम गुजरेगा स्लो, और यहाँ पे टाइम रिलेटिवली कांस्टेंट पेस में जिनसे वो गुजरेगा। अब जब मैं 7 साल बाद आता हूँ तो यहाँ पर तो 7 साल ही गुजरे हुए होते हैं, 4-7 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे टाइम स्लो गुजर रहा था। तो यहाँ पे जो टाइम गुजरा है वो 6.99 ईयर लेट्स सपोज गुजरे हैं। तो यहाँ पे टाइम स्लो गुजरा है, इसकी जो घड़ी ने जो क्लिक किया वो स्लो पेस में की है, स्लो 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 स्लो, इस वजह से यहाँ पे टाइम स्लो। यहाँ पे जो घड़ी की जो पेस है वो ज़्यादा है, 7 ईयर्स यहाँ पे गुजरे हैं। और ये क्यों ज़्यादा, ये क्यों कम स्पीड है इसकी जी, टाइम की यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का असर ज़्यादा है। तो वेयर द ग्रेविटी साइड टाइम विल बी स्लो देर, बस ये इतना सा कंसेप्ट था। इसके अलावा तुम लोगों ने जो से वो इंटरस्टेलर मूवी अगर देखी है तो वहाँ पे ब्लैक होल के पास, ये ब्लैक होल है, यहाँ पे इसके नियर एक प्लेनेट होता है। यहाँ पे अपना जो कहानी का जो हीरो है इंटरस्टेलर मूवी में, कूपर, वो स्पेसशिप से जो है वो इस प्लेनेट पे जाता है और स्पेसशिप में एक क्रू मेंबर को यहाँ पे छोड़ देता है। अब इस प्लेनेट जो ब्लैक होल के पास यहाँ पे ग्रेविटी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे टाइम इंतहाई स्लो गुजरेगा। अब वो यहाँ पे जो है वो 3 घंटे गुजारते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम, यहाँ पे तो नहीं ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा फास्ट गुजरेगा। तो यहाँ पे 3 आवर्स गुजारता है, 3 घंटे। तो यहाँ पे स्पेसशिप में 23 आवर्स गुजर चुके होते हैं। कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल, वेयर द ग्रेविटी इज हाई टाइम विल बी स्लो देर। अब ये ऐसा क्यों होता है उस डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन मैं अभी सिंपल ये कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि पॉइंट तो समझो ना। वेयर द ग्रेविटी इज हाई टाइम विल बी स्लो देर। अब आते हैं टाइम डायलेशन ड्यू टू वेलोसिटी। इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम डायलेशन ड्यू टू वेलोसिटी। अब बात इसमें भी है, इसमें 2 पॉइंट्स रिमेंबर रखने। एक पहला पॉइंट वही जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा टाइम स्लो। अब आज ये है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि वेलोसिटी भी तो एक रिलेटिव है। तो बहरहाल अभी मैं बता रहा हूँ उस बात पे, अभी जो से वो डिस्कस करते हैं। वेयर द वेलोसिटी इज टाइम विल बी स्लो देर। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऑब्जर्व करने की जगह। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके पास एक स्टॉप वॉच है, एक स्टॉप वॉच जो से वो एक स्पेस शटल में, स्पेसशिप में, यहाँ पे स्टॉप वॉच है। ये स्पेसशिप किसी खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ये दोनों जो से स्टॉप वॉच एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक साथ ऑन और एक साथ ऑफ होती हैं लेट्स सपोज। तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, अब यहाँ इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो टाइम यहाँ पे स्लो गुजरेगा और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे देखेगा। बहरहाल अभी तो यहाँ पे टाइम स्लो, तो फिर मैंने जो है वो स्टार्ट किया टाइम, फिर मैं स्टॉप करता हूँ। मान के चलो यहाँ पे 3 सेकंड गुजरे, यहाँ पे चूँकि टाइम स्लो था तो यहाँ पे 2 सेकंड गुजरे हुए होंगे। जब मैं दोनों घड़ियों को देखूंगा तो यहाँ पे 3 सेकंड, वहाँ पे 2 सेकंड गुजरे हुए होंगे। अब दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंतहाई जो कि मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है, ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसीडर हिमसेल्फ एट रेस्ट। जो ऑब्जर्वर है ना, अभी मैं बात कर रहा था कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, जो ऑब्जर्वर है ना वो हमेशा खुद को रुका हुआ महसूस करता है। वो ऑब्जर्वर कहता है मैं रुका हुआ, आधा वो चलता हुआ हो, हकीकत में चाहे वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, दूसरा रुका हुआ हो, लेकिन वो ऑब्जर्वर कहेगा कि नहीं मैं रुका हुआ हूँ, दूसरे वाला जो है वो मोशन में है। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है ऑब्जर्वर, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। और हम तो बात ही इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, जनरल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी की बात कर रहे हैं। टाइम डायलेशन ड्यू टू वेलोसिटी ये एक्सप्लेन होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, और टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सप्लेन होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी में जो है वो बात को रिमेंबर रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम डील करते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल तुम लोग जो से वो ऐसे ले सकते हो कि अर्थ पे तुम लोग खड़े हो, तुम लोगों को लगता है कि जो है वो सूरज निकलता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ और सूरज मूव कर रहा है, लेकिन क्या रियलिटी में सूरज मूव कर रहा है? रियलिटी में साइंस क्या ये नहीं बताती कि हकीकत में तुम लोग मूव कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों को लगता है, चूँकि तुम लोग ऑब्जर्वर हो, तुम लोगों को लगता है कि सूरज मूव कर रहा है और तुम लोग खुद को रुके हुए महसूस करते हो, हकीकत में तुम लोग जो है वो मोशन में। तो ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसीडर हिमसेल्फ एट रेस्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब एक केस लेते हैं। अब केस एक इवेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। इवेंट मान के चलो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब यहाँ से जो है वो इसका फॉर्मूला भी डेवलप होगा। ये ऑब्जर्वर अपना, यहाँ पे ये एक इवेंट है, इवेंट कौन सा हो रहा है, ये पेंडुलम है।
पेंडुलम अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। अब ये कितने टाइम में अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है? 3 सेकंड में, मान के चलो लेट्स सपोज 3 सेकंड में। तो ये इसका टाइम होगा प्रॉपर टाइम, 3 सेकंड इसका होगा प्रॉपर। ये वो टाइम है जब ऑब्जर्वर और जो इवेंट है वो सेम फ्रेम में है, एक ही फ्रेम है, सेम इनर्शियल फ्रेम है। क्या हो, इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो, इन दोनों में से कोई एक में रिलेटिव मोशन हो। इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन, पहला केस तो ये दोनों रुके हुए थे ना इस इवेंट में। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने जनरल बताया ना। यहाँ से असल में यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होती है। एक इवेंट को होता देख रहे हैं, 3 सेकंड हो गए, ये प्रॉपर टाइम होगा। व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में यहाँ तो ये पेंडुलम मूव कर रहा होगा, यहाँ ऑब्जर्वर भाईजान मूव कर रहे होंगे। मान के चलो ऑब्जर्वर ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये पेंडुलम मूव कर रहा है स्पेसशिप में। पेंडुलम स्पेसशिप में मूव कर रहा है, यहाँ पे एक स्टॉपवॉच, यहाँ पे एक स्टॉपवॉच रख दी। अब ये किसी खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्लो गुजरेगा, धीरे धीरे गुजरेगा, और यहाँ पे मौजूद हर चीज़ का टाइम स्लो हो जाएगा, हर चीज़, घड़ी का भी, सिंपल पेंडुलम का भी। तो बहरहाल घड़ी का भी टाइम स्टॉप हो गया, पेंडुलम का। अब चूँकि अंदर सारी चीज़ों का टाइम जो है वो एक ही स्पीड में कम हुआ है, तो किसी को कोई फील नहीं होगा कि हकीकत में अंदर जो है वो टाइम स्लो हुआ है कि नहीं। तो ये पेंडुलम स्लो मोशन में करते हुए यहाँ पे घड़ी की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। इसका टाइम पीरियड तो वही रहेगा 3 सेकंड। इस घड़ी में जो टाइम पीरियड नोटिस हुआ, दोनों एक साथ ऑन और दोनों एक साथ ऑफ हुई है घड़ी, रिमेंबर, ये 3 सेकंड। लेकिन ऑब्जर्वर यहाँ से क्या देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, टाइम यहाँ पे स्लो हो गया है। मतलब ये देख रहे हैं पेंडुलम की स्पीड स्लो हो गई है, स्लो, धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे ये जो अपनी घड़ी में जो टाइम पीरियड नोटिस करेगा वो ज़्यादा नोटिस करेगा, लेट्स सपोज 9 सेकंड। तो इसने टाइम को ज़्यादा नोटिस किया। ओके, दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ऑब्जर्वर भाईजान इधर है और ये स्टॉपवॉच इधर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। अब कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। हकीकत में तो ऑब्जर्वर कर रहा है, लेकिन मैंने अभी बोला ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसीडर हिमसेल्फ एट रेस्ट। ऑब्जर्वर ये समझेगा कि मैं रुका हुआ और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दर हकीकत में ये मूव कर रहा है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्टिव से, इसके लिहाज से यहाँ पे टाइम स्लो गुजरेगा। अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। मतलब ऑब्जर्वर जब स्पेसशिप में होता है तब यहाँ पे टाइम स्लो गुजर रहा होता है, जब वो यहाँ पे होता है तो वहाँ पे टाइम स्लो गुजर रहा होता है। अगर 2 ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो टाइम किसके लिए स्लो गुजरेगा, किसके लिए फास्ट गुजरेगा। तो ये सारी, अभी मैं स्पेशल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक चीज़ों की ये चीज़ें एक्सप्लेन करती है। ये पैराडॉक्स ट्विन जो क्रिएट होता है इसे एक्सप्लेन करता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एक्सेलरेशन को अकाउंट में करता है। बहरहाल ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे टाइम स्लो गुजरेगा, यहाँ पे टाइम स्लो गुजरेगा, तो ऑब्जर्वर देखेगा इस पेंडुलम की यहाँ पे तो अगेन 3 सेकंड ही यहाँ पे जो टाइम नोट होगा 3 सेकंड ही होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो टाइम चूँकि उसके लिए यहाँ पे स्लो गुजर है, वो देखेगा अगेन पेंडुलम स्लो मूव कर रहा है, उसके लिए अगेन यहाँ पे 9 सेकंड यहाँ पे जो है वो स्पीड या टाइम जो है वो नोटिस होगा। तो अगर तो ये है कि अगर जो है वो स्पेसशिप में जिसके लिए टाइम स्लो गुजरा होता है उसके लिए हर चीज़ ही स्लो हो जाती है, उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, उसका ब्लड रेट स्लो हो जाता है, हर चीज़ उसके लिए स्लो, उसकी मोशन स्लो हो जाती है, लेकिन उसे फील नहीं हो रहा होता क्योंकि उसके आसपास की हर चीज़ ही स्लो होगी। अब ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अगर स्पेसशिप में है तो यहाँ पे सारी चीज़ों का टाइम स्लो गुजरा है अर्थ पे, लेट्स सपोज अर्थ पे। तो अर्थ पे उसे जो लोगों की हार्ट बीट है वो स्लो फील होगी, सारी चीज़ें वो स्लो करते हुए फील करेंगे। और अगर ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो उससे स्पेसशिप में सारी चीज़ें स्लो महसूस होंगी। और ये पैराडॉक्स ट्विन ये ब्रेक होगा जब ये एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में शिफ्ट होंगे और एक्सेलरेशन होगी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे अच्छा, अब ऑब्जर्वर के लिए जो है वो टाइम स्लो गुजरेगा और ऑब्जर्वर हमेशा ज़्यादा टाइम नोटिस करेगा फॉर सेम इवेंट, हमेशा ज़्यादा टाइम। प्रॉपर टाइम तो 3 सेकंड था, लेकिन जब व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन तो ऑब्जर्वर हमेशा ज़्यादा टाइम नोटिस करेगा, 9 सेकंड। अब कितना ज़्यादा टाइम नोटिस करेगा तो इसका फॉर्मूला है T = T0 √1 - v/c। स्केयर भी आते हैं शायद, ये 1 मिनट में देखूँ इसमें स्केयर वाला फॉर्मूला। स्केयर भी ओके, स्केयर भी वेट इज द टाइम ऑब्जर्व्ड by observer when there is a relative motion. When there is
relative motion between the event and the observer. T naught is the proper time observed by the observer in a same reference of the event. मतलब अगर सेम इनर्शियल फ्रेम है, सेम इनर्शियल फ्रेम मतलब इवेंट भी यहीं पर है, ऑब्जर्वर भी यहाँ पे है, तो तब जो टाइम नोटिस होगा वो प्रॉपर टाइम होगा, वो एक्चुअल टाइम होगा. v इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी कि दोनों के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी है कितनी. c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. तो गाइज़ ये आज का जो सा वो लेक्चर था जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया टाइम डायलेशन के बारे में, और टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा टाइम स्लो और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसके लिए टाइम स्लो. अब वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्जर्वर तो हमेशा खुद को रेस्ट पे महसूस करेगा. फिर उसके बाद मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया, फिर जनरल थ्योरी को डिस्कस किया. जनरल थ्योरी में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों को काउंट करता है, जबकि स्पेशल थ्योरी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को काउंट करता है. और इसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया. तो इसमें अगर तुम लोगों की क्वेरीज है, कोई ग्रिल है, तो वो तुम लोग करना चाहो तो वो कमेंट बॉक्स तुम लोगों के पास मौजूद है, तो वहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो. और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है और कोई कंसेप्ट बताने में जो से वो गलती है तो तुम लोग वहाँ पर जो है वो लिख सकते हो और मुझे जो है वो करेक्ट कर सकते हो. थैंक्स.